मेरा नाम मुस्कान है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं आपको अपने नाना के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ, जो उनके साथ करीब 25 साल पहले घटी थी। मेरे नाना जी रेलवे के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में रहते हैं। शुरुआत से ही रेलवे में रातों को काम करने की वजह से उन्हें भूत प्रेत जैसी चीजों में कोई विश्वास नहीं था। ना ही वो इन सब चीजों से डरते थे। यहां तक कि देर रातों को भी वो कभी कभी स्टेशन से अकेले चलते हुए घर आ जाया करते थे। लेकिन फिर करीब 25 साल पहले, जब मेरी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी, तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्हें इन सब चीजों पे यकीन हो गया। मैं आपको बता दूं कि नाना जी अपने गांव के एक जाने माने आदमी हैं। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो या किसी का कोई भी सरकारी या जमीनी काम हो, तो नाना जी उसमें लोगों की जरूर मदद करते हैं। तो एक शाम ऐसा हुआ था कि गांव के ही एक घर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसलिए उनके घर वालों को रात में ही शरीर को नदी के पास ले जाना था अंतिम संस्कार करने के लिए। गांव के ही एक आदमी के पास ट्रैक्टर था। उसी ट्रैक्टर की ट्रॉली में डेड बॉडी को रखा गया और उसके परिवार के कुछ लोग और गांव के कुछ और लोग भी उसी ट्रॉली में बैठ गए। लेकिन नाना जी ट्रॉली में नहीं, बल्कि आगे ड्राइवर के बगल में जो ऊंची सी सीट बनी होती है उस पे बैठे थे। और उनके सामने वाली सीट पे गांव का ही एक दूसरा आदमी बैठा था। उनके घर वालों ने डिसाइड किया था कि वो गांव के जो सबसे पास नदी पड़ती है वहीं जाके क्रियाक्रम करेंगे। जिस नदी के पास वो लोग जा रहे थे वो गांव के सबसे पास तो थी, लेकिन फिर भी वहां से 25 किलोमीटर दूर थी। कुछ देर बाद वो लोग नदी के पास पहुंचे और अंतिम संस्कार पूरा किया। सब कुछ खत्म करके फिर गांव के लोग वहां से वापस आने लगे। तब तक रात के 2:30 बज चुके थे। वो लोग एक पतली सी सड़क से होते हुए आ रहे थे, जिसके दोनों तरफ बस खेत ही खेत और घना जंगल था। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, ना कोई लाइट थी। बस ट्रैक्टर की लाइट से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। अब वो लोग आगे जा ही रहे थे कि तभी ड्राइवर को कुछ दूर आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत का कद ज्यादा नहीं था और उसने प्लेन सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो सड़क के साइड में खेत की तरफ अपना मुंह करके खड़ी थी। उसने सिर पे अपनी साड़ी का पल्लू रखा था और एक बहुत पतली सी लकड़ी पकड़ी हुई थी। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा झुका था, जिससे पता चल रहा था कि वो बहुत बूढ़ी औरत है। उस औरत को वहां खड़े देखते ही ड्राइवर ने उससे कुछ दूरी पे ही अपना ट्रैक्टर रोक लिया। जब मेरे नाना जी और उनके साथ बैठे दूसरे आदमी ने ड्राइवर से पूछा कि भाई ट्रैक्टर क्यों रोक दिए हो, तो ड्राइवर ने उन्हें सामने की तरफ देखने का इशारा किया। नाना जी ने सामने देखा तो उनको भी वो औरत वहां खड़ी दिखाई दी। नाना जी उस औरत को देखकर सोच में पड़ गए कि ये कौन औरत है जो इतनी देर रात यहां अकेली खड़ी है। पीछे ट्रॉली में बैठे लोगों को भी उसके बारे में पता चला तो वो सब भी उसकी तरफ देखने लगे। सब कहने लगे कि ये पक्का कोई बुरी आत्मा या चुड़ैल है। सब लोग डर गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर वो ड्राइवर नाना जी से बोला कि आप दोनों पीछे जाके बैठ जाइए, मैं ट्रैक्टर को बहुत तेजी से चलाता हुआ ले जाऊंगा, और बाकी सबसे भी बोल देना कि इस औरत के पास से गुजरते हुए कोई भी इसकी तरफ ना देखे। मेरे नाना और वो दूसरा आदमी ड्राइवर की बात मान के पीछे ट्रॉली में जाके बैठ गए। पीछे जाके उन्होंने ड्राइवर से चलने को कहा तो ड्राइवर ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और बहुत तेजी से ट्रैक्टर चलाने लगा। कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर बिल्कुल उस औरत के करीब पहुंच गया, लेकिन उस औरत ने कोई भी हरकत नहीं की। वो अभी भी खेत की तरफ बिल्कुल किसी मूर्ति के जैसे खड़ी देखे जा रही थी। लेकिन
ठीक उसके बगल से निकलते हुए नाना जी और कुछ दूसरे लोगों ने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन उसके दांत बिल्कुल सफेद और लंबे लंबे थे। उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी आंखें जरा सी भी नहीं हिल रही थी। कुछ ही सेकंड बाद उनका ट्रैक्टर उस औरत से आगे निकल गया, लेकिन नाना जी अभी भी उस औरत को देखे जा रहे थे। लेकिन तभी उनके देखते ही देखते वो औरत वहां से गायब हो गई, जैसे हवा बन के उड़ गई हो। फिर वहां से कई दूर निकल जाने के बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर की स्पीड कम कर दी। कुछ ही देर बाद सब लोग सही सलामत अपने गांव पहुंच गए। रात के 3 बज चुके थे। नाना जी भी घर पहुंचे, लेकिन घर पे कोई नहीं सोया था। नाना ने ये पूरी घटना घर के बाकी सब लोगों को बताई। हालांकि मेरे नाना आज भी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते, लेकिन इस घटना ने उन्हें सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया था कि आखिर वो औरत थी कौन, और अकेले इतनी घनी अंधेरी रात में वहां पर जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था, एक पुतले की तरह खड़े होकर क्या कर रही थी और अचानक कहां गायब हो गई। आज भी मेरे नाना जी सबको यही सलाह देते हैं कि रात में 12 से 3 बजे के बीच अकेले ऐसी सुनसान जगह पे ना जाना ही बेहतर है। वो भले आज भी भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि आत्माएं होती हैं और इसी समय के बीच घूमती हैं। मेरा नाम ऐतिह्य भट्टाचार्य है। मैं आपको अपने साथ घटी एक बहुत डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये 1980 की बात है। मैं तब बस 9 साल का था। हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें 4 बहन और 1 भाई है। मैं उनमें सबसे बड़ा था। हम वेस्ट बंगाल में एक कस्बे के वीरान हिस्से में रहते थे। हमारा बचपन बहुत परेशानियों और गरीबी में गुजरा था। हमारा एक छोटा सा घर था, जिसमें सिर्फ 2 कमरे और एक किचन था। घर के सामने एक छोटा सा सीमेंट का आंगन था, जहां हम अपनी एक गाय को बांध कर रखते थे। लेकिन हमारे घर में टॉयलेट नहीं था, इसलिए हमें टॉयलेट के लिए पास के एक खेत में जाना पड़ता था। हमारे घर के आंगन के ठीक बाहर एक बहुत पुराना और ऊंचा आम का पेड़ था। वहां झाड़ियां तो इतनी घनी नहीं थी, लेकिन हमने उस पेड़ पर कभी कोई आम नहीं देखा था। कोई नहीं जानता था कि वो पेड़ किसका है और किसने उसे उगाया था, लेकिन वो हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा था। हम अक्सर उस पेड़ के नीचे खेलते थे, उस पर चढ़ते थे और भी बहुत कुछ। लेकिन अंधेरा होने के बाद हमें पेड़ के पास जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे बाबूजी बताते थे कि कई बार जब वो बाहर सोते थे तो उन्हें रात में एक बच्चा पेड़ पे रेंगता हुआ दिखाई देता था। लेकिन मैंने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझे लगता था कि वो ऐसी कहानियां सुनाकर हमें डराना चाहते हैं। हमने लोगों को भी ये कहते सुना था कि उन्हें रात में उस पेड़ के पास से गुजरते समय एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। परिवार में ज्यादा सदस्य होने के कारण घर में उठना बैठना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जब भी कोई अवसर होता या कोई मेहमान आते तो मैं और मेरे बाबूजी घर के सामने वाले आंगन में ही सोते थे। ऐसे ही एक दिन मेरे चाचा और उनके 2 बेटे हमारे घर आए थे। मुझे उनका आना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इस बहाने मुझे अपने भाइयों के साथ खेलने का मौका मिल जाता था। उस दिन जब वो हमारे घर आए तो सारा दिन खेलते खेलते कब बीत गया ये पता ही नहीं चला। रात में हम सब ने एक साथ मां के हाथ का बना खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए मैं और बाबूजी घर के सामने वाले आंगन में सो रहे थे। सोते सोते अचानक रात 1 बजे मेरी नींद टूट गई। मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही थी,
तो मैं जल्दी से उठा और गेट खोल के खेत की तरफ जाने लगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अब मैं अंधेरे में कुछ ही दूर गया था कि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने साइड में देखा तो देखा कि वो गोलू था, मेरे चाचा का छोटा बेटा। वो मेरी ओर पीठ करके कहीं जा रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये इस टाइम कहां जा रहा है, तो मैं भी बिना आवाज किए उसके पीछे पीछे जाने लगा, ये देखने के लिए कि वो कहां जा रहा है। वो उसी आम के पेड़ की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा शायद इसे पता नहीं होगा कि हमें रात में आम के पेड़ के पास जाने की इजाजत नहीं है, तो उसे रोकने के लिए मैं उसके पास भाग के जाने लगा। लेकिन तभी वहां चारों तरफ धुंध छाने लगी और वो वहां से अंधेरे में गायब हो गया। मुझे अब वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं करीब 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे धुंध कम होने लगी। जब धुंध खत्म हुई तो मैंने देखा कि मैं ठीक उस पेड़ के नीचे खड़ा था। वो पेड़ अब बहुत काला और डरावना सा लग रहा था। तभी मुझे पेड़ के पीछे से किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। वो गोलू की आवाज थी। मैं चिल्लाने लगा, गोलू गोलू क्या हुआ तुझे, कहां है तू? लेकिन वो रोने की आवाज बंद नहीं हुई। मैं भाग के दूसरी तरफ जाने लगा। लेकिन जब मैं पेड़ के दूसरी तरफ गया तो देखा कि वहां तो कोई नहीं था। फिर मैंने ध्यान दिया कि वो आवाज मेरे ऊपर से आ रही है, आम की झाड़ी से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोने की वो आवाज अब धीरे धीरे बच्चे की आवाज में बदल गई और वो आवाज गोलू की नहीं थी। मैं बहुत डर गया और अंधाधुंध अपने घर की तरफ भागने लगा। दौड़ते हुए मैंने सुना कि रोने की वो आवाज अब हंसी में बदल गई थी। कुछ देर बाद मैं अपने घर के गेट के पास पहुंच गया। घर पहुंच के मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कोहरा पूरी तरह से हट चुका था। अब वो आम का पेड़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन आम की झाड़ियों में मुझे 2 छोटी छोटी चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थी। ये देखते ही मैं सीधा अपने घर के अंदर भाग गया। अंदर गया तो गेट की आवाज से बाबूजी जाग गए। साथ ही अंदर जाके मैंने देखा कि गोलू तो अंदर अपने बिस्तर पर सो रहा था। मैं अब बहुत डर गया। फिर मेरे बाबूजी मेरे पास आए और मुझे दूसरे कमरे में लेकर गए। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। फिर बाबूजी ने मुझे उस आम के पेड़ की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी जमीन के पास एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और उनकी छोटी सी 2 साल की बच्ची थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन आम का दाना निकलने से उस बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी मां पागल हो गई। उसने जबरदस्ती की कि उसकी बच्ची को वहीं घर के पास ही कब्र में गाड़ा जाए। बताते हैं कि वो आम का पेड़ उसी बीज से उगा था जिसे खाके उस बच्ची की मौत हुई थी। मेरा नाम प्रतीश है। ये बात साल 2018 की है। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी और उनका प्रमोशन हो गया था। तो प्रमोशन होने के बाद मैं अपने परिवार के साथ एक नए सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गया था। हमारा ये सरकारी क्वार्टर दिल्ली की लोधी रोड पे बना था। हमारे घर में मैं, मेरा भाई, पापा और मम्मी, हम 4 लोग रहा करते थे। जब हम उस घर में रहने आए तो पड़ोसियों से सुना कि यह घर बहुत लकी है। वो घर हमारे पहले वाले सरकारी क्वार्टर से भी बड़ा था। इसलिए घर के लकी होने की बात सुन के मुझे लगने लगा कि शायद अब मेरी किस्मत भी खुल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह घर मेरे लिए कितना मनहूस साबित होने वाला है। 2018 में मैं अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मैं एक बहुत अच्छा एथलीट भी था और उन दिनों मैं बहुत ही ज्यादा फिट हुआ करता था।
जब हम उस घर में आए तो शुरू के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर करीब 6-7 महीने बाद हमारे घर की छत पर किसी लड़की की ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर चलने जैसी आवाज आना शुरू हो गई। उस आवाज का कोई फिक्स टाइम नहीं था, किसी भी समय वो आवाज आने लगती थी, कभी रात में तो कभी दिन में तो कभी सुबह सुबह भी। हम सभी घर वालों को उस लड़की के चलने की आवाज सुनाई देती थी। मैं और मेरा भाई अक्सर उस आवाज को सुन के छत पर देखने भी जाते कि छत पे कौन चल रहा है, लेकिन छत पे कोई नहीं होता था, हमें कभी कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें भी उस आवाज की आदत सी हो गई, हमने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन दोपहर के समय मैं अपने बेड पर सो रहा था, तभी सोते सोते अचानक मुझे सांस लेने में परेशानी होने लगी। तो मैंने सांस लेने के लिए दूसरी तरफ करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी करवट नहीं ले पा रहा था। मैंने अपनी आंख खोली और आंख खुलते ही मैंने देखा कि एक काली परछाई मेरे सामने मेरे कमरे की दीवार पर चल रही थी, और मेरे देखते ही देखते वो एक दीवार से दूसरी दीवार पर होते हुए खिड़की से बाहर चली गई। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि यह क्या चीज थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक एथलीट भी था और बहुत ही फिट हुआ करता था, लेकिन अब मेरे बुरे दिन शुरू हो गए थे। अब मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी, मुझे हर समय पेट में दर्द रहने लगा, कुछ भी खाता वो हजम नहीं होता था। माइग्रेन, उल्टी, दस्त, बुखार, एक के बाद एक बहुत सी बीमारियों ने मुझे घेर लिया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। मैं अब हर वक्त बीमार रहने लगा। इस दौरान मैंने कई बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स से भी अपना इलाज करवाया, पर मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थीं। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा। डिप्रेशन की वजह से मेरा एथलीट का कैरियर भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अब मैं अपने सारे काम छोड़ के बस घर में ही रहता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं रात में अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे एक बहुत डरावना सपना आया। सपने में मुझे एक बुढ़िया का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधे चेहरे से खून टपक रहा था। उसके दांत बहुत पैने थे। उसे सपने में देखकर मैं इतना डर गया कि जब मैं सुबह उठा तो मुझे तेज बुखार हो गया था। फिर कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन रात का समय था। उस रात मेरे सब घर वाले किसी शादी में गए हुए थे। घर में मैं अकेला अपने कुत्ते के साथ था। उस वक्त मैं अपने अंदर वाले कमरे में बेड पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से मेरा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो हमारे घर के दरवाजे की तरफ देख के भौंक रहा था, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे चुप करवा के दोबारा लेट गया। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा लेटा तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे की आवाज सुन के मैं उठ गया और उठते ही मुझे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो किसी लड़की की आवाज थी। मैं जल्दी से दरवाजे के पास गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं वापस आकर अपने बेड पे लेट गया, लेकिन वो पक्का किसी लड़की की ही आवाज थी। फिर कुछ महीनों तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन हमारे घर की छत पे अभी भी चलने की आवाज आती थी। फिर एक दिन मैं रोज की तरह रात में अपने रूम में सो रहा था, तो सोते सोते जैसे ही मैं करवट बदलने के लिए पलटने लगा तो मुझे मेरे पैर पर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैर पर किसी और का पैर लगा हो, लेकिन मैं तो कमरे में अकेला सो रहा था। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक काला साया मेरे पैरों के पास मेरे बेड पे खड़ा था और वो सीधा
मेरी तरफ देख रही थी। वो एक लड़की का साया था। उसके बाल उसके कंधों तक आ रहे थे। उसे देख के मानो मेरी तो सांस ही अटक गई। मैं डर के मारे अपने बेड से उठ के कमरे के कोने में जाके खड़ा हो गया। मेरे देखते ही देखते वो साया भी वहां से गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा था। फिर साल 2022 में मेरे पापा रिटायर हो गए और हमने वो घर खाली कर दिया। अब हम अपने नए घर में रह रहे हैं। जब तक मैं उस घर में रहा, मैं हमेशा बीमार ही रहता था। वहां मैं इतना बीमार हो गया था कि बस किसी तरह ही मौत के मुंह से बाहर निकला था। लेकिन हमारे नए घर में मेरी सेहत अच्छी होती जा रही है। अगर किसी को पता है कि वो क्या चीज थी तो मुझे जरूर बताएं। ये मेरे साथ बीती एक बिल्कुल सच्ची घटना थी। मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूं, ये सब मेरी एक फ्रेंड के मामा के साथ हुआ था। उसके मामा के ऊपर करीब 1 साल तक किसी आत्मा का साया आ गया था। असल में हुआ यह था कि एक दिन वो गांव में एक शादी में गए थे, लेकिन वहां से आने के बाद वो थोड़े मेंटल से हो गए। मतलब उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। हर समय अकेले रहना, अंधेरे में बैठे रहना, कुछ कुछ अजीब अजीब हरकतें करना। जबकि पहले वो बहुत ही मिलनसार टाइप इंसान थे, जैसे नॉर्मली लड़के होते हैं। लेकिन फिर वो बात बात पे गुस्सा करने लगे। पहले तो किसी को ऐसा कोई शक नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ महीने बाद उनकी शादी हो गई। जब उनकी वाइफ घर में आई तो उनकी अजीब हरकतें देख के उनकी वाइफ ने भी अपनी सास से पूछा कि इनके ऊपर कुछ आता है क्या। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया, बोला नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। उनकी वाइफ ने बताया कि मैं जब से आई हूं ये हमेशा बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं। रात में आंख खोल के मुझे घूरते रहते हैं। कई बार तो मैं डर भी जाती हूं। मैं इनसे पूछती हूं कि मुझे क्यों घूर रहे हो, तो बोलते हैं कुछ नहीं, तू चुपचाप सो जा। रात में कई बार बस बेड पे बैठे अंधेरे में घूरते रहते हैं। लेकिन उनकी सास ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर शादी के करीब 1 महीने बाद वो लोग हनीमून के लिए गए थे। तो वहीं एक रात उसके मामा अपनी वाइफ की पीठ पे हाथ फेरने लगे। उनकी वाइफ को लगा कि ये शायद रोमांटिक हो रहे हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे हाथ फेरते फेरते उनकी पीठ पर नाखूनों से नोचने लगे। तो वो जल्दी से उठी और लाइट जला के उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, मुझे नोच क्यों रहे हो। तो वो गुस्से में बोले, मैंने कब नोचा तेरे को। तो इसकी मामी को भी गुस्सा आ गया। वो बोली कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देते, अब भी बोल दो, मैं चली जाऊंगी। तो उसके मामा बोले, मैं तो चाहता भी नहीं था तुझसे शादी करना। वो गुस्से से ये सब उनसे बोल रहे थे। उसकी मामी ने नोटिस किया कि ये बोलते हुए उनकी आवाज बहुत अजीब सी हो गई थी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। वो आवाज उसके मामा की तो लगी नहीं रही थी। फिर वो गुस्से से घूरते हुए उनसे बोले कि या तो तू यहां से चली जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ये बोलते हुए उनका मुंह बिल्कुल लाल हो गया था। फिर वो गुस्से से उनसे बोले, तू अब चुपचाप सो जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। तो वो बेचारी चुपचाप सो गई। लेकिन उसके मामा लेटे लेटे पता नहीं क्या क्या फुसफुसा रहे थे। अब इसकी मामी को यह पक्का यकीन हो गया था कि इनके ऊपर जरूर कोई ऊपरी चीज आती है। फिर हनीमून से वापस घर जाने के बाद उन्होंने ये बात फिर से अपनी सास को बताई। उन्होंने अपनी सास को यह भी बताया कि शादी के बाद से अभी तक उनके पति ने उनको टच भी नहीं किया है। उन्होंने अपनी सास से कहा कि इनको किसी को दिखाओ, इनके साथ जरूर कोई समस्या है। यह सब बात करके उसकी मामी फिर से अपने कमरे में गई तो देखा कि वो बेड पे सिर नीचे करके बैठे थे। फिर अपनी वाइफ को देखते ही
वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोले, बता दिया तूने सबको मेरे बारे में। जब बुला ले जिसको बुलाना है, मुझे कोई इससे नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही मामी जल्दी से भाग के नीचे आई और सबको बताया कि उनको फिर से कुछ हो गया है। तो उनके ससुर और देवर जल्दी से उनके कमरे में गए तो देखा कि सच में उसके मामा का मुंह बिल्कुल लाल हो रखा था और चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था। वो उनको ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। लेकिन उनके पापा और भाई ने उनसे कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बाहर से दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गए। फिर अगली सुबह उन्होंने अपने दामाद यानी मेरी फ्रेंड के पापा को कॉल करके वहां बुलाया और उनको सारी बात बताई। तो वो बोले कि मेरी पहचान में एक बाबा है, मैं उनको यहां बुला लेता हूं। फिर कुछ देर बाद वो बाबा घर पे आए तो उन्होंने खिड़की से ही उसके मामा को देखा। उस वक्त उसके मामा चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे थे। उनको देख के उस बाबा ने बोला कि इसको 3 दिन बाद जहां मैं बोलूं वहां लेकर आ जाना। साथ में एक आदमी जो हिम्मत वाला हो वो भी आए और इसकी पत्नी को भी साथ लेकर आना। साथ में उन्होंने कुछ सामान भी लाने को बताया था पूजा करने के लिए। फिर अगले ही दिन बाबा ने उनको रात में पास के एक कब्रिस्तान में आने के लिए कहा। तो उसके मामा के मम्मी पापा, उसका छोटा भाई और उसकी वाइफ उसके मामा को एक वैन में लेकर उस जगह पहुंचे। लेकिन उनका छोटा भाई थोड़ा कमज़ोर दिल का था, इसलिए वो अंदर वैन में ही बैठा रहा। फिर वो उस बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उनसे सारा सामान लिया और ज़मीन में एक गोला बनाया और उस गोले में उसकी मामी को खड़े होने को कहा। उस वक्त तक उसके मामा बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर उस बाबा ने पूजा शुरू की। बाबा ने उसकी मामी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस गोले से बाहर मत निकलना, और उनके हाथ में लाल कपड़े में बंधा कुछ सामान दिया। बोला अपनी मुट्ठी टाइट रखियो, ये हाथ से छूटना नहीं चाहिए। फिर वो बाबा मंत्र जाप करने लगे। 15 मिनट तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर अचानक से उसके मामा एकदम से जमीन पे गिर गए। जमीन पे गिरते ही उनकी पूरी बॉडी जैसे अकड़ गई। उनके मुंह से एक दबी दबी सी आवाज निकल रही थी। ये सब देख के वहां खड़े वो सब लोग डर गए और फिर 3-4 मिनट बाद उसके मामा के बगल में जमीन से एक काला सा धुआं उठने लगा। फिर वो धुआं एक इंसान के आकार में बदल गया, लेकिन वो इंसान बहुत अजीब सा लग रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। वो बाबा आंखें बंद करके बस मंत्र पढ़े जा रहा था। फिर वो काला साया लंगड़ाता हुआ उसकी मामी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी मामी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन वो साया उस गोले तक आके रुक गया। वो उस गोले के अंदर नहीं आ पा रहा था, बस उसी के बाहर खड़ा होके उनको गुस्से से घूरे जा रहा था। उसकी मामी तो डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बस मुंह नीचे करके खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद वो साया वापस से उसके मामा के अंदर चला गया। फिर बाबा ने उसकी मामी से वो कपड़ा लिया और उन लोगों से वहां से चले जाने को कहा। सिर्फ उसके पापा को वहां रुकने के लिए कहा उसके मामा के साथ। उसके मामा की मम्मी जैसे तैसे उसकी मामी को गाड़ी में लेकर गईं। उसकी मामी को डर के मारे बुखार आ गया था। फिर वो लोग अपनी गाड़ी लेके वहां से जाने लगे, लेकिन जाते हुए वो गाड़ी अपने आप डिसबैलेंस हुए जा रही थी। तो वो लोग जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगे। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। किसी तरह वो लोग अपने घर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मामी बेहोश हो चुकी थीं। उनको तेज बुखार भी था। फिर सुबह 6 बजे के करीब उनको होश आया तो वो अपने पति के बारे में पूछने लगीं। तब तक वो बाबा और उसके मामा भी घर पहुंच चुके थे। तो उसके पापा ने बताया कि बाबा ने उस भूत से पूछा कि तू इन्हें क्यों परेशान कर रहा है। तो उसने बताया कि मैं इसके साथ
इसके गांव से आया हूं। जब ये उस दिन शादी में गया था, मैं गांव में एक कुएं में रहता था। इसने मुझे गाली बकी थी, इसलिए मैं इसके साथ लग गया। अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसकी बीवी को मारूंगा। वो साली सबको मेरे बारे में बताती रहती है। मैंने 2 बार कोशिश भी की उसको मारने की, लेकिन मार नहीं पाया। लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुन के वो बाबा उसको गंदी गंदी गालियां देने लगा। बोला, तू यहां से चला जा, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। तू कुछ कर तो सकता नहीं है, कब से इसके साथ है, अभी तक तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, बस इनको परेशान करता रहता है। और आखिर में उस बाबा ने भूत को उसके मामा के ऊपर से उतार दिया। उसके मामा आज बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन थोड़े से पागल से हो गए हैं। फिर बाद में जब उसके मामा से पूछा गया कि जब वो शादी में गया था तब उसके साथ क्या हुआ था, तो उसके मामा ने सबको पूरी बात बताई। उसने बताया कि उस रात हम लोग एक दारू के ठेके के पास गए थे। वहां से दारू खरीदने के बाद हम वहीं पास में ही एक जगह बैठ के बातें करने लगे। तो उनके एक दोस्त ने बोला कि यहां से गाड़ी थोड़ा दूर कर लो, यहां पास में कुआं है, उसमें भूत रहता है। तो उसके मामा नशे में ही बोलने लगे कि मैं भूत वूत को नहीं मानता, और वो उस भूत को गालियां देने लगे। फिर उसके दोस्त ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जा उस कुएं में झांक के देख ले, तुझे भी भूत दिख जाएगा। ऐसे ही उन लोगों की बहस होने लगी। फिर आखिर में उसके मामा उस कुएं के पास चले गए उसमें झांक के देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा तो देखा कि एक आदमी कुएं के अंदर से उन्हें देख के हंस रहा था। उसको देख के वो वहीं जम गए। उनके दोस्त पीछे से उनको आवाज लगा रहे थे, लेकिन वो तो जैसे मुड़ ही नहीं पा रहे थे। उसने बताया कि मुझे उसी वक्त चक्कर से आने लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से गए और नहा के फ्रेश हो गए। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें सिर दर्द होने लगा और उनको अपने बगल में धुआं धुआं जैसा कोई आदमी बैठा दिखाई दिया। लेकिन वो उससे डरे नहीं, बस उससे घूरने लगे। फिर वो भूत उनसे बोला, तूने मुझे गाली दी थी ना, बोल अब यकीन हुआ तुझको, अब चलेगा मेरे साथ उस कुएं में। तो वो रोने लगे, माफी मांगने लगे, बोले मुझे छोड़ दो। तो वो साया बोला कि ठीक है, मैं कुछ टाइम तक तेरे साथ रहूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, बस ये बात किसी को बताइयो मत। धीरे धीरे वो भूत उनके ऊपर पूरी तरह से काबू करने लगा। उस भूत ने उनसे यह भी कहा था कि अगर तूने अपनी बीवी के साथ नजदीकियां बढ़ाई तो मैं इसे मार दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उसकी मम्मी ने बताई थीं। लेकिन अब उनके साथ सब कुछ ठीक है।